दोस्तों, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। जैसा कि मेरे लास्ट वीडियो में था, मैं आपको कंज्यूमर बिहेवियर समझा रही थी और उसके साथ में उसकी साइकोलॉजी को किस तरह से समझना है उसकी बात कर रहे थे। तो एक वीडियो मैंने उसमें समझाया, लेकिन ये बात बहुत बड़ी है, ये टॉपिक बहुत वास्ट है, तो इसी को मैं आज के और वीडियो में कवर करती हूँ। आज हम बात करेंगे जो साइकोलॉजी है मार्केटर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहती है कंज्यूमर के बारे में। यानी कंज्यूमर जो बिहेव करता है, एक चीज तो एक बात दिमाग में रख लो कि जो कंज्यूमर बिहेव करता है उसी को हम उसका बाइंग बिहेवियर भी कहते हैं। जिसको हम कंज्यूमर बिहेवियर कह रहे हैं वही उसका बाइंग बिहेवियर है। तो जो बाइंग बिहेवियर है वो क्या काम कैसे करता है, कौन सी फोर्सेस उसके ऊपर काम कर रही होती है और किस तरह से मार्केटर उसके बिहेव को पढ़कर, समझकर और एनालिसिस करके अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आता है, इसी बात को बात करते हैं। उसके बाद जो टेक्स्ट फॉर्म है या थ्योरेटिकल बात है ना, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सब बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपके दिमाग में एक इमेज बनवाना चाहती हूँ कि कंज्यूमर बिहेवियर की साइकोलॉजी कहती क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक जनरल परसेप्शन बताया था, आज के वीडियो में मैं आपको मार्केटर पॉइंट ऑफ व्यू से समझाती हूँ कि कंज्यूमर साइकोलॉजी या कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। देखिए, जब मार्केटर पॉइंट ऑफ व्यू से की बात कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को एक तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये है बाइंग बिहेवियर। आप जब जब कंज्यूमर की बात करोगे या कस्टमर की बात करोगे, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था, कंज्यूमर और कस्टमर हम एक दूसरे की जगह पर यूज कर रहे हैं, इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं ये। तो जो कस्टमर है या जो कंज्यूमर है, हम यहाँ मान रहे हैं कि ये जो उसका बिहेवियर समझ रहे हैं, हम केवल उस समय समझते हैं जिस समय वो कोई चीज खरीद रहा है। तो खरीदने के समय, खरीदने के निर्णय लेने से पहले, खरीदा नहीं है उससे पहले, और खरीदने के बाद, यानी बिफोर, वाइल या ड्यूरिंग कह लो या आफ्टर, ये तीनों टाइम पे जो वो बिहेव करता है, जिस तरीके से उसका थॉट प्रोसेस वर्क करता है, इसी को टारगेट करता है एक मार्केटर। एक मार्केटर ये जानना चाहता है कि उसका जो कंज्यूमर है वो बाइंग बिहेवियर कैसे करता है, और बाइंग बिहेवियर भी वो उस व्यक्ति का जो उससे लास्ट उसका एंड यूजर होगा, केवल खरीदने वाला नहीं, एक्चुअली जो उसे यूज करेगा, एक्चुअली जो उसे कंज्यूम करेगा, एक्चुअली जो उसका एंड बेनिफिशियर होगा, उसके बारे में जानना चाहता है कि व्हाट ही और शी थिंक्स। इसी को वो टारगेट कर रहा है। और इससे उसके क्या होता है, ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए कि अगर आप साइकोलॉजी की बात करोगे, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजी अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, अ ब्रांच ऑफ नॉलेज है, जिसको समझना इतना आसान है नहीं। तो हम खुद अपने आप को नहीं समझ सकते, तो सोचो एक मार्केटर बाकी सारे कस्टमर या कंज्यूमर्स को कैसे समझेगा। तो ये एक बहुत ही डायनामिक टॉपिक है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। तो क्योंकि इसका बाय नेचर ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म का होता है, तो मार्केटर के लिए और भी चैलेंजिंग हो जाता है। तो इस काम को फिर वो कैसे करता होगा, सोचो कैसे करता होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ। आपने रिटेल स्टोर्स के लिए बारे में सुना हुआ है, मैं आपको यहाँ पे दो एग्जांपल दे रही हूँ जो कि दो बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स हैं। चेन्नई का श्रावना जो स्टोर है, जहाँ पे क्लोथ, इलेक्ट्रॉनिक्स और अब तो ज्वेलरी मार्केट में भी आ गया है वो, तो ये जो स्टोर है बहुत बड़ा स्टोर है। अगर हम जो किशोर बियानी है उनकी बात को माने तो किशोर बियानी का एक स्टेटमेंट था कि जो श्रावना स्टोर है चेन्नई में है, ये 1969 में सेटअप हुआ था, ये भारत का सबसे बड़ा रिटेल स्टोर है। तो आप एक बात सोचो, एक मैंने स्टोर लिया श्रावना स्टोर, और एक और दूसरा मैं एग्जांपल लेती हूँ जो मुंबई का एस्टैब्लिश्ड है, जो कि पूरे इंडिया में इसकी ब्रांचेस है, इसके आउटलेट्स हैं, जिसको अपन कहते हैं शॉपर्स स्टॉप। जरूर आप गए होंगे। अब मैं इन दोनों का एक कंपैरिजन आपके सामने लेके आती हूँ। हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहे हैं ना, उसकी बात करते हैं। देखो, जो शॉपर्स स्टॉप है मुंबई से रिलेटेड है, इसकी कम से कम यहाँ पे 14,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं और श्रावना में कम से कम 10,000 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। आप देखो, शॉपर्स स्टॉप 1991 में सेटअप हुआ है, आज के लगभग 40 साल पहले, राइट। और
जो श्रावना है उसको सेटअप हुए हुए 60 साल हो गए हैं, 60 साल के करीब हो रहे हैं। तो आप एक बात सोचो कि जो श्रावना स्टॉप रिटेल स्टोर है वहां पे एक मिडिल क्लास आदमी या एक लो मिडिल क्लास आदमी बहुत इजीली अप्रोच करता है। बहुत बड़ा स्टोर है जहाँ पे बल्क में चीजें रखी हुई हैं और वो जाता है और अपने चीज को खरीद के ले आता है एट अ रीजनेबल कॉस्ट। वहां ना ही तो उसका अटायर इस तरीके से है उस स्टोर का कि लोग वहां पर आकर के एसी रूम हो, मतलब जो शोरूम है वो एयर कंडीशनड हो, या वहां का जो स्टाफ है बहुत ही सफोस्टिकेटेड मैनर में बात करने वाला हो, या बहुत ज्यादा आपको वहां जाकर के एक ग्रेस फील आता हो, ऐसा कुछ नहीं है। मगर शॉपर्स स्टॉप में आप जाते हैं तो वहां सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वहां का अटायर, वहां का एम्बियंस, वहां का वेल ट्रेन्ड एंड वेल ड्रेस्ड स्टाफ, वहां जो हेल्पिंग एटीट्यूड है स्टाफ का वो आपको फैसिनेट करता है। वहां पे इवन आप अगर एक उस मॉल में जाकर के आप थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी ले रहे हैं ना, देयर आर सो मेनी वैरायटीज इन द एडिबल आइटम्स। आप देखिए ब्रांडेड आइटम्स मिलेंगे। अभी श्रावना की अगर मैं बात करती हूँ तो वहां पे हार्डली 10 टाइप्स ऑफ रिफ्रेशमेंट होंगे, वो भी कॉमन से, इजी टू रेडी, इजी टू ईट, वो वाला काम। कोई ब्रांडेड वाला मामला नहीं है। क्यों? और दोनों ही आउटलेट्स में बराबर अच्छी वाली कमाई होती है। ऐसा मैं जो कह रही हूँ ना आपको, इन दोनों में जो डिफरेंस दे रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि शॉपर स्टॉप में बहुत अच्छी कमाई हो रही है क्योंकि वो बहुत इस तरीके का जो सर्विसेज दे रहे हैं इस वजह से, और श्रावना में ज्यादा नहीं है क्योंकि वो लोग बहुत ही जनरल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। नहीं, मैं आपको यही चीज फोकस करवाना चाहती हूँ। बोथ रिटेल स्टोर्स आर फोकस देयर टारगेट कस्टमर्स। जिस तरह का वहां कस्टमर आ रहा है, एज पर द कस्टमर साइकोलॉजी दे आर गिविंग देयर ट्रीटमेंट। उन्हें पता है मेरा कस्टमर कैसा एक्सपेक्ट करता है मुझसे, उन्हें पता है। वहां पे अपर मिडिल क्लास आ रहा है और श्रावना में लोअर मिडिल या मिडिल क्लास आदमी आ रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इतना एजुकेटेड नहीं होगा, वो जो उनका कस्टमर आ रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एम्बियंस का कोई फर्क पड़ना चाहिए। वो रीजनेबल कॉस्ट पे चीज को बल्क में पाता है और वहां से वो सेलेक्ट करके ले आके आ जाता है। कस्टमर इज सेटिस्फाइड एंड जो मार्केटर है इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। शॉपर स्टॉप में उसे पता है मेरा किस लेवल वाला कस्टमर आएगा, मेरा टारगेट मार्केट कौन सा है। एज पर द नीड एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टारगेट मार्केट दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, और ये जो दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं इसका ये मतलब है कि दोनों ने उसकी साइकोलॉजी को समझा हुआ है, बहुत अच्छे से गहराई से उसके ऊपर काम कर रखा है। मैं आपको बता दूं, अगर फैमिली बिजनेस की बात करोगे तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बिगेस्ट जो बिजनेस है वो श्रावना है। फैमिली बिजनेस है ये, उनका फैमिली से रन कर रहा है और आज 60 साल होने को आ गए एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। आप मेरे कहने पे श्रावना को एक बार गूगल पे सर्च करके देखना, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ आपको। और इफ यू आर बिलोंग फ्रॉम तमिलनाडु यू विल गेट द थिंग्स, आपको पता है, राइट? तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि आप अगर केवल सर्विसेज दे रहे हो, बेस्ट ऑफ बेस्ट आप हाई प्रोफाइल अपना एक आउटलेट लेके आ रहे हो, तो इसका ये गारंटी नहीं है कि आपका मार्केट बहुत अच्छा जाएगा, आपका कस्टमर बहुत बढ़िया आपको अप्रोच करेगा। नो 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 नो, दिस इज नॉट थिंग। फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द कस्टमर, व्हाट दे वांट। इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट, उसका मतलब ही नहीं है कि जो आप सर्विसेज दे रहे हो सकता है ना कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप ये दे रहे हैं, तो दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। ये जो डिफरेंस है ना आप ये एक्सपेक्ट करते हैं एज अ कस्टमर, तो आप एज अ मार्केटर यही दीजिए। अगर उसमें ये बैलेंसिंग हुई ना तो यू विल क्लिक द मार्केट। अगर कस्टमर ने आपसे इतना एक्सपेक्ट किया और आपने इतना दिया तब भी नहीं होगा, कस्टमर ने इतना रखा आपने इतना दिया तब भी नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, देयर नीड्स, देयर इंटरेस्ट एरिया, देयर प्रेफरेंसेस, देयर लाइक्स,
dislikes, their income sources, their society, their background, their psychology, their demographically जो features हैं वो, उनके environmental features हैं वो, उन सबको समझना होगा. Then you can target your audience and capture the market. ये है मेरा मोटिव आपको ये एग्जाम्पल समझाने का. शॉपर स्टॉप भी अपना काम कर रहा है, वो भी बहुत अच्छा रन कर रहा है, श्रावना भी बहुत अच्छा रन कर रहा है, लेकिन दोनों के द्वारा दिया गया अपने कस्टमर को जो ट्रीटमेंट है, दोनों का लेवल अलग अलग है. मगर ये लेवल अलग अलग इसलिए है क्योंकि वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस भी दोनों की अलग अलग है. तो उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से दोनों ने अपना अपना ट्रीटमेंट जो दिया है या जो सर्विसेज दिए हैं वो सही दिए. ये समझाना चाहती हूँ मैं. हरी बात समझे? तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. तो एक मार्केटर जो होता है वो करता क्या है, वो अंडरलाइन करता है उन सारे ड्राइव्स को, ऑल द ड्राइव्स जो कि सर्व करते हैं अपनी बात को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, कि वो अपनी बात को कैसे कह सकता है, और अट्रैक्ट करते हैं वो अपने नए कस्टमर्स को भी. जो कस्टमर्स हैं उनको वो कैसे सर्व करेगा कि कितना अच्छे से उसका असर आए, कितना प्रभावशाली वो हो, और जो नए कस्टमर्स हैं उनको वो कैसे कैप्चर करेगा. और दूसरा एनालिसिस करता है वो कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसका असर आता है एक कस्टमर के ऊपर. तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो डेमोग्राफिक हो, मैं इनको डिटेल में बताऊंगी आगे की वीडियोस में. डेमोग्राफिक का मतलब होता है जो भी फीचर्स या फैक्टर्स पॉपुलेशन से रिलेटेड होते हैं वो हमेशा डेमोग्राफिक फीचर्स कहलाते हैं. हिंदी में इसको जनांकिकी कहते हैं. ठीक है. अब साइकोलॉजिकल जो मनोवैज्ञानिक होंगे, एनवायरमेंटल जो वातावरण से रिलेटेड होंगे, या लाइफस्टाइल रिलेटेड. हमारी आज की लाइफस्टाइल क्या है, तो आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से क्या हमारे को ये काम करना चाहिए. देखो एक और एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको लाइफस्टाइल के मामले में. पहले लोग गांव से बिलोंग करते थे और जॉइंट फैमिली में रहा करते थे, तो बहुत आराम से ये जो हमारा पुराना कहना चाहिए हमारे बुजुर्गों के टाइम का जो खाना है, चूल्हे पे रोटी बनाना या मोटा अनाज खाना, ये जो सारी चीजें थी ना, वो बहुत आराम से खा लिया करते थे लोग. अब आज की लाइफस्टाइल इस तरह की हो गई है कि लोग गांवों से छोड़ करके शहर की तरफ माइग्रेट हो चुके हैं, चाहे वो उनका नौकरी रीजन हो या पढ़ाई रीजन हो, व्हाटएवर इट इज, वो लोग शिफ्ट हो गए. तो ये जो माइग्रेशन बढ़ा है वो, प्लस जॉइंट फैमिलीज टूटी है, क्योंकि माइग्रेशन हुआ है तो कई ऐसे दूसरे भी कारण हुए हैं कि लोग एजुकेटेड हो गए, दे डोंट वांट टू मेक द फैमिली वेरी वास्ट एंड दे हैव नो शेयरिंग हैबिट्स. तो वो सारी चीजें होती है वो न्यूक्लियर फैमिलीज में डेवलप हो गई. अब क्या हुआ है, वो पुराना खाना, वो पुरानी हैबिट, जो फूड हैबिट्स हैं, वो सब चेंज हो गई है. आपने देखा होगा आजकल मैरिजेस में पिछले 5 सालों से क्या हो रहा है, वो सारे खाने जो हमारे बुजुर्गों के टाइम पे हमने खाए हैं, वो सारे खाने शादियों में सर्व किए जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि पीपल आर वेरी क्यूरियस, पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड टू टेस्ट दैट टाइप ऑफ फूड आइटम्स. आपको खींचड़ा मिल रहा है, सांगरी की सब्जी मिल रही है, आपको छाछ मिल रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम हमारी लाइफस्टाइल में शायद उनको भूल गए थे, लेकिन उनको रिकॉल करने के लिए या आपके उस टेस्ट को याद दिलाने के लिए they are serving this type of services. ये आप देखो, तो ये जो लाइफस्टाइल हमारी बदली, इस लाइफस्टाइल की वजह से जो हम चीजों को भूल रहे थे, या जो लोग अंदर से एक रखते थे, अरे वो एक जमाना था जब हम ऐसा खाया करते थे, अब तो कहाँ चूल्हे और कहाँ ये, वो सारी चीजों को वो सर्व कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि पीपल आर इंटरेस्टेड. आप समझिए, ये है मार्केट. तो जो लाइफस्टाइल रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं या जो ड्राइव्स हैं, उस पर भी फोकस किया जा रहा है एक मार्केटर की तरफ से. ये बहुत गहरी चीज है. बिजनेस करना बहुत 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 चैलेंजिंग वर्क है, क्योंकि अपने कस्टमर को समझना उससे ज्यादा चैलेंजिंग है. आप एक प्रोडक्ट बना लो, लेकिन प्रोडक्ट बनाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा व्हाट द कस्टमर वांट. यही चीज हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे होता है कंज्यूमर बिहेवियर का समझ डेवलप. तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये मैंने आपको बताया. अब क्या करता है, इन सारी चीजों को वो अंडरलाइन भी कर लेता है ड्राइव्स को, और उन सभी फैक्टर्स को वो एनालिसिस भी कर लेता है. देन ही मेक स्ट्रेटेजी. वो अपनी एक रणनीति तैयार करता है टू अंडरस्टैंड अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर. अब कंज्यूमर बिहेवियर भी 3 तरीके से काउंट होता है. देखो, आप एक कंज्यूमर को एज एन इंडिविजुअल समझ रहे हो, या एज अ ग्रुप समझते हो, या एज अ ऑर्गेनाइजेशन समझते हो, क्योंकि कस्टमर आपका तीनों फॉर्म में हो सकता है.
इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एक इंडिविजुअल ही होता होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं फैमिली के लिए मेरा एक घर खरीदना चाहती हूँ तो ये एक इंडिविजुअल डिसीजन नहीं होता है, एक फैमिली डिसीजन होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन होता है, राइट? तो एक ग्रुप का भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है। तो इस तरीके से कंज्यूमर का बिहेवियर 3 टाइप का हो सकता है। अब उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो वो अपने डिसीजन मेकिंग को करते समय कई चीजों को यूज करता है। वो कैसे सेलेक्ट करेगा, वो कैसे इसको सिक्योर करेगा, वो यूज कैसे करेगा, वो डिस्पोज कैसे करेगा, उसका एक्सपीरियंस कैसे होगा, उसके आइडियाज क्या है और उसका इम्पैक्ट कितना आएगा। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये उस मार्केटर को कंज्यूमर के माइंडसेट को समझते हुए डिसाइड करनी होगी अपने प्रोडक्ट्स में और अपनी सर्विसेज में। तब तो कहीं जाकर के वो अपनी उस मेहनत में सफल हो सकता है, अदरवाइज फेलियर के चांसेस निश्चित है। और आपको मैं बता दूं, हमारे यहाँ इंडिया में जितने डिग्री से, जितनी हाई रेट से स्टार्टअप्स आते हैं ना मार्केट में, उतनी ही अच्छी वाली परसेंटेज से सिक उसमें भी चले जाते हैं। मार्केट में बिजनेस आपने शुरू किया है लेकिन चला नहीं, बंद कर दिया, जमीन ब्लॉक कर दी, पैसा ब्लॉक कर दिया, एनर्जी ब्लॉक कर दी, टाइम वेस्ट कर दिया, बहुत सारी चीजें। सम ऑफ द इंटेलिजेंट मार्केटर्स आर सक्सेसफुल। तो ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कंज्यूमर की साइकोलॉजी को, उसके बिहेवियर को, उसकी बाइंग एक्सपीरियंसेस को एनकैश करें। और कैसे करेंगे, इसी चीज को हम आगे पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली। अगले वीडियो में आगे की बात करेंगे। थैंक यू।